हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके नेशनल इनकम और वी कैन से राष्ट्रीय आय के बारे में। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले जो की थी वो दादा भाई नेहरू जी ने की थी अपनी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब में। और उन्होंने जो आंकलन लगाया था 1868 में वो 20 मतलब पर कैपिटा इनकम जो थी हमारी वो 20 रुपए थी। एक सिरास ने फिर 1911 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 49 रुपये कैलकुलेट की थी। उसके बाद जो तीसरा प्रयास किया था वो आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने 1949 में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, जो जिसके अध्यक्ष पीसी महालोनोविच थे और डॉक्टर आर गॉडगिल और उनके साथ में बी के आर बी राव इस समिति के सदस्य थे, उन्होंने की थी। जीडीपी क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जितना उत्पादित अंतिम अंतिम वस्तुओं का मूल्य तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। यह अभी चेंज हो गया है, ये 1 जनवरी से कैलकुलेट किया जाता है अब। ठीक है, प्रीवियसली ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कैलकुलेट किया जाता था और इसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो कि 1951 में बना था, ये उसका आकलन करने के लिए उत्तरदायी रहता है। पहली बार राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेटिस को कहा जाता है। किसको? साइमन कुजनेटिस को। राष्ट्रीय आय की लागत अगर हम बात करें किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, पर की जाती है, या फिर बाजार लागत मार्केट प्राइस पर की जाती है। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है? मूलतः निवेश की की गई लागत जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ऋण पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम किराया, बिजली इत्यादि। ये क्या होते हैं? सभी प्रमुख उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य होते हैं जिन्हें साधन लागत मतलब फैक्ट्री कॉस्ट कहा जाता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक उत्पादन के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, साधन लागत में सरकार को भुगतान किए कर को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। परंतु अगर हम अनुदान की बात करें मतलब सब्सिडीज जो हमें मिली है उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। फिर हम देखते हैं एमपी क्या होता है, मतलब मार्केट प्राइस। बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा के खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा किया जाता है। मतलब हम जो खरीदने जाते हैं तो उस पर आपका एमपी लिखा होता है, मार्केट प्राइस लिखा होता है, तो वो हम लोग करते हैं और यह क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। ठीक है, इसमें आपके ये राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में ना आए, यानी माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यवर्धन क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो फैक्टर कॉस्ट है उसी के बारे में। फैक्टर कॉस्ट को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस पर ही है। सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड के उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात की जाती है। चालू एवं स्थिर कीमतों पर हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम एट करेंट एंड कांस्टेंट प्राइस में चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को देखा जाता है, जिसमें चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? जिससे प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाता है। ठीक है, और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। फिर आती है स्थिर कीमतों पर। ठीक है, स्थिर कीमतों पर क्या होता है? जो फाइनल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की उस मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वर्ष के माल मूल्यों में मापा जाता है, इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश की आर्थिक विकास के लिए सही सूचक स्थिर यही है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आपके जीडीपी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित चीजें शामिल नहीं किया जाता: मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, पुरानी वस्तुओं का मूल्य, घरेलू सेवाओं का मूल्य, उसके बाद वित्तीय परिसंपत्तियां, अंशपत्र इत्यादि। राष्ट्रीय गणना की आय के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। उत्पाद पद्धति मतलब जिसमें आपका माल, आपका सामान, सेवाएं इत्यादि सभी उगाया जा रहा है, फिर मूल्य में वृद्धि का आकलन किया जाता है। दूसरा क्या है? आय पद्धति। इसके अंतर्गत उत्पादों के घाटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है। इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन, व्यापार जैसे सेवा प्रोडक्टों के जीडीपी का आकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रीय आय
विभिन्न अवधारणाओं तथा उनके बीच संबंध देखते हैं। मूलतः दो धारणा है, पहला क्या है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा क्या है नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब जो होता है वो घरेलू प्रोडक्ट होता है, और नेशनल प्रोडक्ट जो होता है जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वह किसी देश के आर्थिक सीमा की स्थिति सीमा की स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित की आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है राष्ट्रीय उत्पाद, किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित किया गया राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या आपका पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं। जिससे राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं, घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त शेष सभी धारणाएं इन्हीं पर प्रतिरूपित इन्हीं पर आधारित रहती हैं, ठीक है। जीडीपी आपको बताया किसी एक वर्ष में, आपके पर्टिकुलर किसी एक वर्ष में जो मूल्यों का और जो सेवाओं का जो फाइनल वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। जीडीपी से ही किसी देश का देश कितना आर्थिक विकसित है उसके बारे में और उसका पूरा आकलन किया जाता है, ठीक है। वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। परिणाम स्वरूप इससे हमें पता चलता है कि उसकी आंतरिक शक्ति कितनी है उस देश की, ठीक है। विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड पे कौन करता है, विश्व बैंक करता है, ठीक है, विश्व बैंक करता है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, परंतु यदि कोई अनुदान सब्सिडीज प्राप्त की जाती हैं तो उसे साधन लागत कहा जाता है। सीएसओ द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देशों के अनुसार जब अब साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करता। जीडीपी मार्केट प्राइस पर देखते हैं तो जीडीपी का मार्केट प्राइस का क्या होता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस उत्पादन कर एवं अनुदान, इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी पर आय को कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, आय को कहते हैं, जो जीडीपी से विदेशों में होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त होता है। तो जीडीपी के साथ में जो फॉरेन से इनकम है उसको जोड़ देते हैं, जिसमें आपका जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस बाय, बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में एक्स माइनस बाय होता है तो ये जीरो हो जाता है और जीएनपी बराबर जीडीपी को हो जाता है, ठीक है। विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीएनपी या फैक्टर कॉस्ट, आपको बता चुके हैं। मार्केट प्राइस पे भी आपने अपन लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, जीडीपी एफसी जीएनपी मार्केट प्राइस परोक्षकार एवं उसके साथ में जो सब्सिडीज हैं उसको भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दूसरे देशों के लिए लिए गए कर्ज एवं दूसरे देशों को दिए गए कर्ज से पता चलता है। यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है, वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर करता है। बाजार मूल्य पर अगर जीडीपी मार्क प्राइस पे देखेंगे तो उसके बाद जीएनपी मार्क प्राइस पे देखते हैं घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या आ जाता है, फैक्टर कॉस्ट, और जो फैक्टर कॉस्ट और मार्क प्राइस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे हमें आकलन करने में आसानी होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेट कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। जब हम सकल मूल्य में से, चाहे वह बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो, हाश मतलब डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो निबल धारणा प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें हमें ये इसके फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, हम देखते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिससे एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी हाश को घटाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हाश मतलब डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। एनडीपी बराबर क्या होता है, मूल्य, भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय करता है, ठीक है। एनडीपी बराबर क्या होता है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है। नेट नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय, यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम है, ठीक है। यह किसी भी देश के लिए आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग दे दें, उससे उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता लग सकता है, ठीक है।
यह प्रति व्यक्ति आय सालाना आय होती है, ठीक है। एवरेज इनकम का पता लगा सकते हैं। कर छूट राष्ट्रीय आय संबंध में अगर हम देखेंगे टैक्सेस सब्सिडी नेशनल इनकम इसको देखेंगे तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और अनुदान है उसको एक साथ रखने पर भारत को राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र है। साधारण लागत पर राष्ट्रीय आय कितनी है? एनएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष प्लस अनुदान। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि के में संशोधन के हिसाब से देखेंगे तो 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर 2004-5 में संशोधित करके इस विज्ञप्ति को राष्ट्रीय आय एवं संबंधी नई श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण धारात्मक परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में किया। नई श्रृंखला में अब साधन लागत सीएसओ के 28 फरवरी 2018 को अग्रिम आकलन में वित्तीय वर्ष 2018-19 के वास्तविक घरेलू उत्पाद 2011-12 के मूल्य स्तर के हिसाब से 141 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है। इसके पूर्व में 2017-18 में स्थिर मूल्य पर जीडीपी मतलब 131.80 लाख करोड़ था, ठीक है। वर्ष 2018 में हम राष्ट्रीय आय की संबंधित प्रमुख आंकड़े अगर देखेंगे 2011-12 के मूल्य स्तर पर देखेंगे तो जो जीडीपी है उसके दूसरा अग्रिम अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जीडीपी से किस तरह का हमारा जो कैलकुलेशन जीडीपी से हमें पता चलता है कि देश का जो विकास है वो किस स्तर पे है, ठीक है। प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन है वह किए गए थे प्रीवियसली। ये जो आंकड़े हैं ये थोड़े से ओल्ड आंकड़े हैं, तो इसके हिसाब से अगर हम अभी की जो करंट आंकड़े अगर पढ़ें तो वो ज़्यादा हमारे लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। हम लोग विविध से यहाँ से देखते हैं। उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय आय है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय से सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? तो टोटल इनकम जो है उसको टोटल पॉपुलेशन से भाग देते हैं। भारत में जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का हाशमान क्रम क्या है? सेवा, उद्योग और कृषि, ठीक है। मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है? जीडीपी माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। जीडीपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ठीक है। ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नेहरूजी ने किया था अपनी किताब में 1867 में। थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ ये किताब इन्होंने लिखी थी और इसमें इन्होंने आकलन भी किया था भारत की प्रति व्यक्ति आय का, जो कि 20 थी और इसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद से ही पता चलता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आर्थिक नियोजन में। तो आर्थिक नियोजन में जो हम सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे हमें डिस्कस करना है वो हमारा क्या रहेगा? यहाँ से हम लोगों को डिस्कशन पूरा करना होता है, ठीक है। सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो सर्वप्रथम 1934 में जो आपके विश्वेश्वरैया है उनकी किताब में लिखा हुआ था, जो कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आया हुआ था। तो भारत में 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। कितने वर्षीय? 10 वर्षीय, ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। कब किया? 4 साल बाद राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी। 44 में बॉम्बे में 8 उद्योगपति बॉम्बे प्लान चलाया जो कि 15 वर्षीय था। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? अरीसर दलाल थे, ठीक है। 44 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना चलाई, ठीक है। किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना चलाई। और 1945 में एम एन रॉय ने पीपल्स प्लान बनाई, ठीक है, जन योजना बनाया। 1950 में जेपी नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की, ठीक है। 47 के वर्ष में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जो कि गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ की गई। इसमें इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करके क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया था, जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से, जो कि 51 से 56 के बीच में चली थी, जो कि हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। लक्ष्य जो था वो 2 से 3.6 विकास दर का था। इस योजना में 18% राष्ट्रीय आय को 18% प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। ठीक है, इस योजना काल में कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जिसमें भाखड़ा नागालाका, ब्यास, दामोदर और नदी घाटिया परियोजना शामिल है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 1952 में किया गया। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आया सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि था पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था, जो कि मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ठीक है, इसमें 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय को 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। 4% से 4.1% विकास दर को हासिल करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय किया गया, 24% राशि व्यय की गई। ठीक है, प्राथमिक यातायात संचार में 28%। अनेक महत्वपूर्ण जैसे दुर्गपुर, भिलाई, राउरकेला इसी योजना के तहत हुए। अब आया तीसरा, इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। 5 दशमलव वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही, जबकि 2.8 प्रति वर्ष वृद्धि दर ही प्राप्त कर सके। उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी। कृषि और उद्योग को 1964 में पूर्व सोवियत यूनियन के सहयोग से बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। योजना की असफलता का मुख्य कारण था भारत और चीन का 1962 में युद्ध हो जाना, और इसी समय में फिर क्या किया गया? MS स्वामीनाथन के प्लान से हरित क्रांति की गई। फिर आया योजना अवकाश ये 3 वर्ष का था। इस अवधि में कृषि समृद्ध क्षेत्र उद्योग क्षेत्रों में समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर वृद्धि। 3.8 की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुई। भारत में योजना अवकाश में 3 बार योजना अवकाश आया। फिर आया चौथा, जो कि DR कॉडगिल मॉडल पर था, जिसका उद्देश्य स्थापत्य के साथ विकास का आर्थिक आत्मनिर्भर की प्राप्ति थी। समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति के को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में स्टार्ट हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना में, और इसका जो उद्देश्य था वो विकास केंद्र उपक्रम की शुरुआत करना था। ठीक है, विकास केंद्र उपक्रम पर विशेष बल किसमें दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, लक्ष्य रखा था 5.7, लेकिन प्राप्त हुआ था 3.3। श्वेत क्रांति, जो कि वर्गीस कुरियन ने जिसको प्रारंभ किया था, इसी योजना के समय में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर आई 5वीं पंचवर्षीय योजना। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनना था। ठीक है, इसी के समय में 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था। ठीक है, ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है ये आपके 1975 में आया था। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम। विकास दर 5.5, लेकिन 4.4 हुई। वृद्धि दर 4.8 हुई। बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज इत्यादि ये प्रारंभ किए गए। सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात खनिज उद्योग को दी गई। जनता पार्टी का शासन इसी समय में 1978 में भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, फिर रोलिंग प्लान्स आए, जिनको अनवरत योजना कहते हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसको गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था, तथा इसे अनवरत योजना को गिरनार मंडल द्वारा अपनी पुस्तक ड्रामा में किया गया था, तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। तथा 6th 5 ईयर प्लान, जो कि जनता पार्टी ने बनाया था, को समाप्त करके जनता पार्टी के रूलिंग को समाप्त करके इसका मुख्य बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि था। योजना 5 की थी वार्षिक, लेकिन 5.45 वृद्धि दर प्राप्त की। ठीक है, इस योजना को दोबारा समन्वित ग्रामीण विकास योजना ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए। 7वीं, जो कि जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य साम्य एवं न्याय,
रोजगार के अधिक अवसर, आधारित सामाजिक प्रणाली, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, देसी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.2 वार्षिक रही, अतः यह सफल योजना थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6 प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इसी कारण में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। फिर योजना अवकाश 1990 से 92 तक रहा, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद आया 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें मानव संसाधन का विकास के ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, आपके पर कैपिटा इनकम इत्यादि इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। इसमें राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में की गई। ठीक है, इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापक बनाने तथा 15 से 35 वर्षों के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य महिला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। ठीक है, फिर आई आपकी 9th 5 ईयर प्लान, जिसमें आपका था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास की बात रखी गई थी। ठीक है, 6 लक्ष्य रखा गया था, 5.4% वार्षिक रही। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। ठीक है, ये इसके बाद आई आपकी 10th 5 ईयर प्लान, जिसमें देश में गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसर का सृजन करना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जीडीपी में 23.3% पर रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी 26.62% रही है। योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में यह 5.0 था। 11वीं में क्या है, तीव्रतम एवं समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, जिसमें शिक्षा के लिए या अलग अलग जो भी विकास के मुद्दे थे उनको रखा गया। 12वीं 5 ईयर प्लान आया। ठीक है, राष्ट्रीय परिषद ने दिसंबर 2012 में मंजूरी दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी धारणीय विकास था। ठीक है, इसके साथ साथ में इसमें योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार 5 करोड़। ठीक है, इस तरह से रोजगार के बाद फिर यहाँ पे नीति आयोग द्वारा 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के साथ में योजना आयोग की जगह एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है जा रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री अध्यक्षता का काम करने वाला यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण का कार्य करेगी। यह आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप के संबंध में भी सरकार को सलाह देगी। ठीक है, इसमें जो जीडीपी का अनुमानित था वो 8.9 था। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी 12th 5 ईयर प्लान थी। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इस तरह से व्यय आपका किया गया है अलग अलग कृषि क्षेत्र में के 12वीं में 3,63,000 के आसपास। ठीक है, अब हम देखते हैं गरीबी। ऐसा गरीबी का अर्थ होता है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत जरूरतें, भोजन, वस्त्र एवं आवास उपलब्ध नहीं होते हैं, उसे गरीबी की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देशों के संबंध में वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में 1990 में मिलती है। गरीबी को परिभाषित करते हुए गरीबी निम्नतम स्तर यापन जीवन की असमर्थता है, यानी आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लॉथ और शेल्टर नहीं है। या फिर अल्प विकसित देशों में अगर हम देखें तो गरीबी का मुख्य कारण क्या है, आय में असमानता। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे ये आपका मैप, आपको पूरा ग्राफ दिख रहा है, समानता रेखा ये है। तो किस तरह से ये लॉरेंज कर्व इसको कहते हैं, आय में जो डिफरेंस है एक्स की और वाई के बीच में, उससे इसको पूरा क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, लॉरेंज कर्व हमें इसमें ये याद रखना होता है, लॉरेंज जो कर्व होता है किसके कैलकुलेशन में वर्क आता है, तो ये हमारे गरीबी को नापने के लिए आता है, जिसमें आप क्या करते हैं, जो लॉरेंज कर्व वक्र होता है, जितनी पूर्ण क्षमता रेखा के पास होगी आय की क्षमता उतनी ही कम होगी। ठीक है, इसके साथ में हम लोग देखते हैं गरीबी के लॉरेंज कर्व वर्ग गुणांक की आय की विषमता माप से संबंधित है। आय की विषमता प्रति व्यक्ति आय या कुछ नेटिस वक्र में नहीं नापी जा सकती। ठीक है, इसकी गुणांक कब की 1912 में कोरोडो गिनी इटली के विकसित की गई थी। ठीक है,
अब हम देखते हैं किस तरह की ये पहली दूसरी क्या है, निरक्षर गरीबी। ठीक है, गरीबी को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है। पहला आप देखिए, पहला आपका था रूरल। रूरल में आपका जो था, आपका प्रछन्न बेरोजगारी होती है, जिसमें आपको दो लोगों जिसमें आपको चार लोगों की आवश्यकता है, बट वहाँ पे आठ, मतलब उसके डबल पावर में लोग काम कर रहे होते हैं, डबल संख्या में लोग काम कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा रोजगार खत्म होता है। और फिर दूसरी होती है शहरों में, मतलब अर्बन एरियाओं में। तो इसमें क्या होता है मुख्यतः रूरल प्रछन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं, शहरी रोजगारी को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रोजमर्रा के जो लोग होते हैं वो अपना रोजगार खुद चलाते हैं, बट उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, तो वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये आपकी शहरी हो गई और ये आपकी रूरल हो गई। ठीक है, निर्धनता की अगर हम बात करें तो इसका जो हमने स्टैंडर्ड रखा है, प्रतिदिन अगर किसी को 2400 कैलोरी गांव वाले क्षेत्र में और शहर वाले क्षेत्र में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है, तो वो गरीब है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से पीपीएल बनाया, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और इसके लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रयास ऐसे कर रही है। अब इसमें भारत में गरीबी के माप करने के लिए अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े, जिसमें प्रमुख थे दांडेकर, रथ, बी एस निम्बेनहास, पी डी ओझा, प्रबन बर्धन, राहुल वालिया इत्यादि। ये सभी लोगों ने क्या किया, माप करने के प्रयास किए। भारत में निर्धनता रेखा को निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास किसने किया था, योजना आयोग ने, जुलाई 1962 में। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार निर्धनता रेखा का जो आकलन किया था वो किसने किया था, योजना आयोग ने 1962 में। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करती है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक 1.25 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय अगर है, तो वो निर्धनता रेखा उसको प्रतिदिन आय को निर्धनता रेखा मानता है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, भारत में गरीबी का निर्धारण दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल में, ठीक है, नीलकांत दांडेकर, बी एम रथ के फॉर्मूले से 1971 में किया गया था। ठीक है, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे ने पूरा अपना कैलकुलेशन दिया था। फिर बाई की अलग समिति 79 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी का दिया था। लकड़ लक, लकड़वाल समिति ने 1989 में दिया था। फिर 1993 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर का सुझाव दिया गया। शहरी क्षेत्र में निर्धनता, इन निर्धनता के बारे में मैंने जिस प्रकार से आपको दो प्रकार की होती है उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। सुरेश तेंदुलकर समिति जो थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यह परीक्षण करना कि भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं, जैसे एनएसएसओ की 61वें चक्र में स्थापित अनुमान प्रस्तुत करना था। ठीक है, इस प्रकार से तेंदुलकर समिति ने भी एक महत्वपूर्ण आपका योगदान दिया। उसके बाद रंगाराजन समिति थी, उसने अन्न खाद्य कृषि संगठन गरीबी के आकलन उपयोग के पोषण मूल्य अर्थात कैलोरी के मुख्य आधार मानकर किया गया। तो मुख्यतः हमें जो देखना है वो देखना है आपका 2400 और 2100 कैलोरीज अगर मिल रही हैं, 2400 आपके अर्बन एरिया में, 2100 आपके रूरल एरिया में। ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर मिल रही हैं तो मुख्यतः वो अगर मिल रही हैं तो वो आदमी गरीब नहीं है, और अगर उसको नहीं मिल रही है तो वो आदमी क्या है, निर्धन है या गरीब है। ठीक है, अलग अलग आंकड़े इसके जुटाए गए हैं। हमें जो भी इसके आंकड़े देखने हैं वो करंट के आंकड़े देखने होते हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ हमारी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, वो थी अन्नपूर्णा योजना, 2000 में चलाई गई थी। ठीक है, गाजियाबाद के सुखोड़ा ग्राम से स्टार्ट की गई थी इसको। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसमें आप खाद्य सुरक्षा के लिए आपका टारगेट रखा गया था, जिसमें पूर्णतः 12 सितंबर 2013 को प्रभावी हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत अलग अलग आपको गेहूं चावल जो आपके राशन की शॉप्स होती हैं, ठीक है, आपकी राशन की जो शॉप्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, वो दिया जाता था। माँ के लिए जो गर्भवती हैं उनको भी 6 महीने तक आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया इत्यादि, ये सभी प्रयास सरकार ने किए थे। ठीक है, गरीबी या बेरोजगारी हटाने के लिए संबंधित योजनाएं, प्रारंभिक वर्ष मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977, काम के बदले अनाथ 1977, अंत्योदय योजना 1977, ट्राइसेम 1979, एकीकृत ग्रामीण विकास 1980। ठीक है, DWCR 1982, जवाहर रोजगार 1979, नवासी नेहरू रोजगार, नवासी 10 लाख कुआं योजना, नवासी इंदिरा आवास, 85 प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 93 रोजगार आश्वासन योजना, 93 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, 97
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 99, जवाहर ग्राम समृद्धि 99, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000, जनश्री बीमा योजना 2000। इस प्रकार से आपके ये थे। उसके बाद आपके अगर हम लोग देखें तो अलग अलग आपके प्रधानमंत्री के प्रयासों के द्वारा आपके मनरेगा में, जिसमें आपका क्या था 2005 में ये एक्ट आया था आपका मनरेगा, ये भी आपका एम्प्लॉयमेंट से संबंधित ही था। इसमें सरकार आपको 100 दिन का रोजगार मुहैया कराएगी, और अगर वो मुहैया रोजगार नहीं कराई है तो वो आपको पैसा देगी, ठीक है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियम कानून में आपको खाद्य से रिलेटेड सुरक्षा दी जाएगी, और उसके साथ में 10 का रेशियो से मनरेगा में आपका पैसा लगाएगी सरकार, मतलब 90% केंद्र सरकार और 10% आपकी राज्य सरकार लगाएगी। 25 किलोमीटर दूर से अगर आपको कोई काम कराने ले जा रहा है तो वो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, 9 मई 2015 से प्रारंभ की गई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, इसमें शुरुआत इसकी कब की गई, 9 मई 2015 को की गई थी। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मिला, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया, जिसमें जो बच्चे थे भाई, उनको शिक्षा देने के लिए सरकार ने अपने बहुत अथक प्रयास किए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया 2009 में। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्यांतर भोजन की जो योजना थी वो 1995 से मिड डे मील स्टार्ट किया गया था, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। साक्षर भारत का लक्ष्य रखा गया था। नेशनल रूरल NRHM स्टार्ट किया गया था 12 अप्रैल 2005 में, जिसमें आपके ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंचने के लिए आपको और जो आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, ये आपकी प्रमुख जो हेल्थ से रिलेटेड या सारी चीज़ों से रिलेटेड जो योजनाएं थी वो स्टार्ट की गई थी। अब हमारी जो प्रमुख योजनाएं हैं वो है डिजिटल इंडिया 2014, प्रधानमंत्री जनधन 2014, दीनदयाल उपाध्याय 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2014, ठीक है। इसके बाद आदर्श सांसद ग्रांट 2014, श्रमेव जयते 2014, जीवन प्रमाण, मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष ये 2014, नीति आयोग 2015, हृदय संवर्धन संस्कृति संरक्षण कायाकल्प 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, सुकन्या समृद्धि योजना 2015, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास 2015, जननी सुरक्षा योजना 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर 14 मई 2015 को, कायाकल्प 15 मई 2015 को, डीडी किसान चैनल 26 मई 2015 को, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था 25 जून को 2015 में। अटल पेंशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये स्टार्ट किया गया था 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। इंद्रधनुष जो योजना थी वो सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन स्टार्ट किया गया था, इसमें अगस्त 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर था स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 2015 में, स्वर्ण बॉन्ड योजना 2015 में, स्वर्ण बुलियन योजना 2015 में, उदय उज्ज्वल डिस्कम योजना, ठीक है, ये भी 2015 में। स्टार्टअप इंडिया 16 में, श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 2016 में, सेतु भारतम योजना 2016, स्टैंड अप इंडिया 2016, ग्रामोदय से भारत उदय 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, नमामि गंगे 7 मई 2016 इत्यादि। ये इस प्रकार से आपकी अलग अलग जो आपकी प्रोग्राम्स थे उसको स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन 2014 में 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था। वाल्मीकि अंबेडकर मालिन बस्ती आवास योजना ये भी स्टार्ट की गई थी निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष के मिशन इंद्रधनुष को 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसमें सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना या पूर्ण रूप से आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया जा रहा, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS को देखते हैं, 1975 में प्रारंभ की गई थी। आंगनबाड़ी केंद्र स्टार्ट किए गए थे, जिसमें आपके जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं उनको हर प्रकार से शिक्षित करने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रीय बाल भवन 1956 से चले आ रहे हैं, ठीक है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों में सृजनात्मक विकास करने के केंद्र के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना 20 जुलाई 2004 से, ठीक है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988 से 89 तक। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में,
ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इन योजनाओं को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आप जो देखेंगे ये आपका एफडीआई या उससे रिलेटेड जो आपका वो है उसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में। मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें 1951 में उसमें चेंजेस किए गए थे। ठीक है, अधीन उपायों को लागू किया गया था 18 उद्योग की सूची को छोड़कर सभी उद्योगों में उसमें चेंजेस आए थे। एमआरटीपी कंपनियों को विनिमय हेतु एमआरटीपी आयोग से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, निजी क्षेत्र को आगे लाया गया था। ठीक है, 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वतः स्वीकृति दी गई थी। इसमें एफडीआई को इन्वेस्ट मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एफडीआई को इन्वेस्ट किया गया था। एफडीआई जैसे ही आई हमारा 1991 में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पूरा खत्म हो गया था, बहुत ही कम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। तो आपके जो लिबरलाइजेशन के फादर हैं और उसके साथ में जो नरसिम्हा राव जी थे उन्होंने मिलके आपके मनमोहन सिंह के साथ में मिलके हमारे भारत में जो एलपीजी है, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है एलपीजी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों प्रोसेसेस को साथ में मिलाने के बाद भारत को क्या किया गया था, भारत को इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बहुत ही प्रमुख देश बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम आरबीआई की बात करेंगे। आरबीआई जो है वो 1935 में बना था, इसको 5 करोड़ की धनराशि से बनाया गया था और इसका मुख्य काम क्या होता है, ये बैंकों के लिए बैंक का काम करता है, साथ में ये आपकी मुद्रा की जो वैल्यू है उसको डिवैल्यूएट होने से बचाता है। ये भी ऑब्जर्व करता है कि जो लोन प्रोवाइड हो रहा है वो सभी लोग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग लोगों को भी प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद इस तरह से आपके ये अलग अलग आपकी जो बैंक्स थे उनके बारे में आपका पूरा डिस्कशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे महारत्न कंपनियों के बारे में भी रहा, ओ एन जी सी, एस बी आई। ठीक है, इसमें ओ एन जी सी से आपकी ऑयल एंड नेचुरल, इससे आपके एन टी पी सी, गैल, उसके बाद आ गया आपका उसके बाद आपका सेल, बैल, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इत्यादि। ये सभी कंपनियां जो हैं ये महारत्न कंपनियां। यूटीआई 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिससे कि लोगों में बैंकिंग की सुविधाएं जो हैं उन्हें बढ़ा सकें। ठीक है, ये आपका रिजर्व बैंक जम्मू कश्मीर के कारोबार का संचालन नहीं करता है। अब जबकि जम्मू कश्मीर भी आपका यूटी बन चुका है, तो यूटी बनने के साथ में क्या हो गया है, वहाँ का भी पूरा काम आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखता है। ठीक है, भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था जिसे 1786 में खोला गया था। ठीक है, 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, सभी बैंक यूरोपियन बैंक के भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय अवध कमर्शियल बैंक था जिसे 1881 में स्थापित किया गया। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक था 1894 में, जो पूर्णतः भारतीय द्वारा प्रतिबंधित था। ठीक है, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो तीन प्रेसिडेंसीज को मिला के बनाया गया था जिसमें आपकी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी। इसी को चेंज करके बाद में क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिए गए, SBI। ठीक है, और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है जिसमें आपका 100,000 के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचाने वाला पहला बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नाबार्डा जो है एग्रीकल्चर बैंक है जो 1988 के टाइम पे बनाया गया था कृषि में हेल्प करने के लिए। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, 1969 में 14 बड़े जो आपके व्यावसायिक बैंक थे उनका क्या कर दिया गया, उनको 14 व्यावसायिक बैंकों को तथा 15 अगस्त 1980 को 6 अन्य को। ठीक है, 69 में 14 बड़े बैंकों को और 80 में 6 बड़े बैंकों का क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं बैंक रेट क्या होता है, वह सामान दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है वह बैंक दर कहलाती है। रेपो रेट अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी प्राप्त करता है। रिवर्स रेपो रेट जब रिजर्व बैंक उनसे पैसा लेता है। बचत बैंक दर मतलब सेविंग के लिए, छोटी छोटी बचतों के लिए जो ब्याज दर को बचत दर कहते हैं। जमा दर मतलब जो डिपॉजिट करने पर जो ब्याज मिलता है वो होती है। CRR कैश रिजर्व रेशियो जो वाणिज्यिक बैंकों को जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा करना होता है। ठीक है, SLR ये बॉन्ड्स होते हैं जो जिनको आप पैसे में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइम लैंडिंग रेट यह वह जोखिम वाला वह ब्याज दर होती है किसी बैंक किसी ग्राहक को संबंध में जोखिम शून्य होता है वो ऋण देती है। ठीक है, इस तरह से आपका ये अलग अलग आपके बैंक्स हैं। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट आपके बैंक्स हैं वो कब बने। इसके साथ में भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC बना है वो आपका बना है, 7 जोनल ऑफिसर्स हैं, 100 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। 1956 के आसपास ये बना है, ठीक है। 1956 में ये देखिए ये बना है। इसका एक जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो आपके MP नगर में भी है, आपके MP नगर भोपाल में भी है, ठीक है। फिर साधारण बीमा निगम GIC स्थापना कब की गई? 1972 में की गई। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? IRDA का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। 17 मार्च 1997 में सरकार की कंपनी अधिनियम 1956 ईस्वी के भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई। वर्तमान में इसकी अधिकृत पूंजी कितनी? 1000 करोड़ से हुई थी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, रिजर्व बैंक 1935, 1 अप्रैल भारतीय उद्योग निगम 48 में, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम 1955 में, भारतीय स्टेट बैंक 1955, यूनिट ट्रस्ट 1964, नाबार्डा 1982, सॉरी, और ये 1982 है नवाडा, जिसको आप लोग कृषि बैंक कहते हैं। फिर आपका 1988 में आपका SEBI बना था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जो है आपका 20 मार्च 1985 है। लघु उद्योग विकास बैंक मुख्यालय ये आपका 1990 में है, जो कि आपका लखनऊ में है। एक्सियम बैंक कहते हैं हम इसको, भारतीय आयात निर्यात बैंक को क्या कहते हैं? एक्सियम बैंक कहते हैं, 1982 में बना। आवास बैंक 1988, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्यालय मुंबई, सितंबर 1956। भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 1982 में बना था, ठीक है। अब ये वित्तीय वर्ष जो है ये अब चेंज हो गया है, 1 जनवरी से होता है। 1 रुपए के नोट पे वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है। इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निगम रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। 1 रुपए की नोट तथा सिक्के का निर्गम, ठीक है। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। भारतीय मुद्रा नोटों में छपाई के लिए कपास के लते की छपाई के लिए उपयोग किया जाता है। RBI व्यापारिक बैंकों की शाखा विस्तार का नियमन, व्यापार समायान का नियमन करती है। RBI व्यापारिक बैंकों की शाख सर्जन क्षमता को मार्जिन बढ़ाकर नियंत्रण कर सकती है। कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरित बिना RBI की अनुमति के नहीं कर सकता। RBI द्वारा एकत्रित विकसित किया जाता है विदेशी व्यापार, ठीक है। इस प्रकार से 1 जुलाई 2011 में देश में 25 पैसे एवं इससे कम मूल्य के सभी सिक्कों का प्रचलन औपचारिक रूप से अमान्य कर दिया गया, ठीक है। 1861 के पूर्व निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल इत्यादि बैंकों को विभिन्न देवनागरी लिपियों में कागज मुद्रा निर्गत करते थे। एक अधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गम 1861 में किया गया। 1965 में पत्र मुद्रा का निर्गम का दायित्व RBI को दे दिया गया। 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज फर्स्ट के चित्र वाले नोट जारी किए गए। 1947 के बाद जॉर्ज फर्स्ट के चित्र वाले नोट, अशोक के स्तंभ के सिंहों के चित्र वाले पत्र मुद्रा आई। 1987 सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपए के नोट पर आए, ठीक है। मतलब जो महात्मा गांधी का जो चित्र आया वो 1987 से आया। 1996 में सभी नोट पर अशोक के स्तंभ सिंहों के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए, जो अब तक चल रहे हैं। RBI के गवर्नर YB रेड्डी कार्यकाल 2005 से निर्गमित होने के वाले नोट पर नोटों के निर्गम पर छापना शुरू हुआ, ठीक है। 1949 में चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ था, ठीक है, पहला निर्गमित नोट, ठीक है। 1 रुपए के नोट पे आपके वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1957 तक 16 आने में विभाजित था। 57 में मुद्रा दशमलव प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपए को 100 समान पैसों में बांटा गया। RBI सभी नोटों पर हिंदी अंग्रेजी मिलाकर कुल 17 भाषाएं, ये आपसे पूछा जा सकता है RBI कितने भाषाओं में नोटों पर कितने भाषाएं लिखती है, तो वो लिखती है आपकी 17 भाषाएं, ठीक है। रुपए के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना IIT मुंबई के उदय कुमार ने की थी, ठीक है। ये जो आपका साइन है रुपए का, ये किसने किया था? IIT के उदय कुमार ने किया था, ठीक है। शेष विश्व में 5वां देश बन गया है, जिसमें शेष 4 मुद्रा अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापान यूरो, जापानी येन, यूरो इत्यादि है। RBI द्वारा 50 रुपए की मूल्य के नए नोट के पृष्ठभूमि पर हम्पी के पत्थर से बना पथ है, ठीक है। 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में पहला भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है, ठीक है। रुपए
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया। इस कार्ड का शुभारंभ 23 मई 2011 को काशी गोमती ग्रामीण बैंक के डेबिट कार्ड के रूप में किया गया, लेकिन वाणिज्यिक स्तर पर इसे 26 मार्च 2012 को जारी किया गया। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई। ठीक है। अब भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्का का उत्पादन हम देखते हैं। जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है, नासिक में है। इसमें वहाँ पे भी आपकी जो मुद्रण, टंकन, डाक वाले इत्यादि जो जो टिकट्स वगैरह हैं वो छपते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, जो कि 1982 में स्टार्ट हुई। ठीक है। करेंसी नोट प्रिंटिंग नासिक में है। बैंक नोट प्रेस आपका देवास में है, मध्य प्रदेश में 20-50-100 रुपए के मूल्य के नोट छापती है। शाहवानी पश्चिम बंगाल, मैसूर कर्नाटका। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड 2 नए अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 67 में चालू हुई थी। उसके बाद टकसाल की अगर हम बात करेंगे तो ये अलग अलग जगहों पर है। पहला ये आपका मुंबई, दूसरा कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में है, और जो कि 80, 3, 50 और 79 में खोली गई थी। ठीक है। सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत किया है। कॉल मनी मार्केट, यह अत्यंत ही अल्प अवधि वाले फंड का बाजार होता है, जिसमें बिना किसी प्रतिभूति के फंड का उधार लेना तथा देना होता है। कलमानी की मांग मुख्यतः व्यापारिक बैंकों द्वारा होती है। इसमें 1 से 14 दिन के लिए उधार लेते हैं। जिसे CRR अपने पास रखी जाती है। नगद शेष राशि संबंधित अनिवार्यता के दायित्व को पूरा करती है। जब उधारी 1 दिन की होती है तो उसे कॉल मनी कहते हैं। ठीक है। जब उधारी 1 दिन से अधिक की होती है तो उसे कॉल नोटिस कहते हैं। इस हिसाब से ये आपका कॉल मनी और कॉल नोटिस चलता है पूरा। ठीक है। इसके बाद हम लोग मुख्यतः जो देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर मार्केट में जितनी भी आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको नोटिस करता है। 12 अप्रैल 1988 को बना था, और इसको जो संवैधानिक दर्जा है वो 30 जनवरी 1992 को मिला था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। एक अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है। 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी हैं। इसमें एक व्यक्ति नामित किए गए हैं जो वित्त एवं कानून के विशेषज्ञ होते हैं। सेबी के प्रबंधन एक सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से तथा 2 अन्य सदस्यों का नामांकन भी होता है। इसकी आयु अगर हम देखें, इसमें अगर हम लिमिट देखेंगे आयु की, तो 65 वर्ष है। ठीक है। सेबी की जो प्रारंभिक पूंजी थी वो कितनी थी, 7.5 करोड़ से इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें IDBI, ICI, FCI द्वारा की गई थी। ठीक है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज हमारे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज को सभी यही मैनेज करती है। ठीक है। शेयर बाजार की बात करेंगे हम तो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1991 में फेरवानी समिति के रिकमेंडेशन से हमारे यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, वो है। BSE हम बात करेंगे जो कि दलाल स्ट्रीट में स्थित है। ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो प्रमुख कौन कौन से हैं। डाउ जोन्स आपका न्यूयॉर्क में, निकी टोक्यो में, मिडमैक्स फ्रैंकफर्ट में, हांगसेंग हांगकांग में, सिमेक्स स्टेज टाइम सिंगापुर, कॉस्पी कोरिया, सेट थाईलैंड, टेन ताइवान, शंघाई कॉम चीन, नैस्डॉक USA, S&P कनाडा, बोबेस्पा ब्राजील, मिप्टेल इटली, IPC मैक्सिको, सियाल कंपोजिट सियाल, FTSE 100 लंदन में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनाया गया, OTCI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1992 में बनाया गया। ठीक है। ये आपका BSE स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। ठीक है। इसका आधारित वर्ष क्या है, 1978-79 BSE है। ठीक है। डोलेक्स है, NSE है। ठीक है। बजट क्या होता है, फ्रेंच शब्द में इसका बजट का मतलब होता है ब्यूजेट। ठीक है। ब्यू पिटी। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का थैला। इंग्लैंड में प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट बालपोल ने 1742 के समय में अपने वित्त प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा। बालपोल ने अपनी वित्तीय प्रस्तावों को संसद में पेश किया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि बजट खोला गया है। ठीक है। द बजट ओपन, इसलिए यहाँ से हमें बजट मिला। ठीक है। किसकी वजह से, रॉबर्ट बालपोल की वजह से। ठीक है। रॉबर्ट बालपोल की वजह से, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसने की, वायसरॉय कैनिंग ने की 1859 में। ठीक है। उसके बाद विशेष सदस्य कौन थे, सर जेम्स विल्सन थे। ठीक है। पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसरॉय कारकर ने बजट प्रस्तुत किया, जिसके बजट प्रणाली के संस्थापक कौन थे, जेम्स विल्सन थे। ठीक है। संघीय बजट की तैयारी संसद में पेश करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी होता है।
राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि लोकसभा में बजट पेश की जाती है परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम, ये अभी बदल चुके हैं आंकड़े। 1921 में अकबर्त कमेटी सिफारिश पर 1924 में निर्णय लिया गया था रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन अब वह सेम हो गया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम सेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जॉन मथई जो थे 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट उन्होंने क्या किया था, पेश किया था। ठीक है, नेहरू जी ने 58-59 में बजट पेश किया और बजट पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1951 में देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू करने की घोषणा की। अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा। क्या रखा? 5 बजे का समय। लेकिन 1999 में राजग सरकार ने वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया। ठीक है, कब कर दिया? दिन के 11 बजे कर दिया। ठीक है, भारत में बजट सामान्यतः निम्नलिखित अनुमानों का व्यय होता है, जिसमें आपका विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां, चालू वर्ष की बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष की प्रस्तावित बजट इत्यादि होती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो टैक्स से जो आपका टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करूँगा। थैंक यू।